नमस्कार और स्वागत है आपका भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत में। आज हम लोग हैं लेक्चर 27 पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे निर्माण कार्य में गुणवत्ता और उदाहरण हम लेंगे वेल्डिंग का। पाठ्यक्रम के मॉड्यूल यहां दिए हुए हैं और हम लोग गुणवत्ता प्रबंधन वाले मॉड्यूल के तीसरे लेक्चर में हैं। इस मॉड्यूल की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस पाठ्यक्रम अर्थात निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है, हमारी चर्चा दो भागों में विभाजित रहेगी। एक है कारखानों की गुणवत्ता प्रणाली से निर्माण या निर्माण उद्योग क्या सीख ले सकता है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले करीब 40 वर्षों में गुणवत्ता से संबंधित बहुत सारी रिसर्च की गई है, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, बहुत सारी प्रणालियां बनी हैं, बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बने हैं, लेकिन ये सभी ज़्यादातर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जा रहे उत्पादन में है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हैं। उनमें से कुछ चीज़ें निर्माण उद्योग सीख सकता है और वो डिस्कशन हम करेंगे पहले भाग में। उसके बाद साइट पर किस प्रकार की गुणवत्ता प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल में। और जहां तक साइट पर गुणवत्ता प्रणाली का सवाल है, हमारी चर्चा दो भागों में फिर विभाजित होगी। एक बात होगी निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं की, उन प्रक्रियाओं से संबंधित गुणवत्ता प्रणाली की, और दूसरी बात होगी निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले किसी कारखाने में बने उत्पाद की गुणवत्ता। यह दो चीज़ें किस प्रकार से भिन्न हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज की चर्चा प्रक्रियाओं से संबंधित है। हम लोग चर्चा करेंगे वेल्डिंग की। उसकी चर्चा करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, अर्थात उप प्रक्रियाओं और उनमें प्रयोग किए जाने वाली सामग्री को समझकर यथासंभव मानकीकृत किया जाना चाहिए। अर्थात सभी उप प्रक्रियाओं का, सभी सामग्रियों का मानकीकरण आवश्यक है। जब हम मानकीकरण करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है कि किसी भी परियोजना में नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता पड़े। हो सकता है जो मानक उपलब्ध हैं वो उस परियोजना के लिए उपयोगी ना हो, एप्रोप्रिएट ना हो। यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं वेल्डिंग की ओर। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग वह निर्माण प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हिस्सों को उपयुक्त तापमान पर गर्म करके दबाव या अतिरिक्त भराव सामग्री का उपयोग करके या बिना उपयोग किए एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये बात यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है। यह भाग एक है और यह दूसरा भाग है। इसको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम ए और बी को हीट करते हैं, वहाँ पर तापमान बढ़ाते हैं, और या तो हम यहाँ कुछ सामग्री ऐड करते हैं या कभी नहीं करते हैं, और कभी कभी यहाँ पर दबाव बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ा करके दबाव बनाने से या अतिरिक्त सामग्री डालने से हम एक जॉइंट बनाते हैं, और यह उम्मीद करते हैं, यह आशा करते हैं कि यह जॉइन किया हुआ मटेरियल एक तरीके से पूर्णतः इस प्रकार एक ही धातु के बने हुए मटेरियल के समान बिहेव करेगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ए और बी एक ही धातु के बने हैं और दोनों अलग अलग मेंबर मात्र हैं। उनको जोड़ने के लिए ये जॉइंट वेल्डिंग द्वारा किया जा रहा है। ताप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि गैस फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क, लेज़र, इलेक्ट्रॉन बीम, घर्षण इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं और वेल्डिंग का निर्माण कार्य में महत्व, इस बात की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा हम सिविल इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं।
मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए हम लोग मुख्यतः सिविल इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य में ही वेल्डिंग की चर्चा करेंगे। वेल्डिंग की चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कुछ सिद्धांत। वेल्डिंग हम स्टील स्ट्रक्चर्स में प्रयोग करते हैं। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपने इसको अपने स्टील डिज़ाइन के कोर्स में अवश्य किया होगा। स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कनेक्शन करने के लिए 3 बेसिक तरीके हैं। एक है वेल्डिंग, दूसरा है रिवेट के द्वारा और तीसरा है बोल्ट। होता क्या है कि स्टील स्ट्रक्चर बनाते समय 2 मेंबर इस प्रकार से हमको मिलते हैं। इनको या तो हमें जोड़ना पड़ता है एक मेंबर बनाने के लिए, या कभी कभी एक गसेट प्लेट के माध्यम से 2 मेंबरों को इस प्रकार भी जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ने के लिए ये 3 प्रक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो है रिवेट, बोल्ट और वेल्ड। वेल्डिंग तो यहाँ दिखाई ही गई है, ये है रिवेटेड कनेक्शन और ये है वो बोल्ट कनेक्शन में प्रयोग में आने वाले बोल्ट। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रकार से जोड़े गए मेंबर किस प्रकार दिखते हैं साइट पर। यह है बोल्टेड कनेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर एक प्लेट यहाँ लेकर के यहाँ पर बोल्ट लगाए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर भी हम तमाम बोल्ट्स देख सकते हैं। उसी प्रकार ये है रिवेटेड कनेक्शन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे रिवेट लगाए गए हैं मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके स्थान पर अगर हम ये देखते हैं तो ये है वेल्डेड कनेक्शन। यहाँ पर ये मेंबर और ये मेंबर, ये दोनों आई बीम हैं, उनको यहाँ पर मात्र वेल्ड से जोड़ा गया है। हम देख सकते हैं कि वेल्डेड कनेक्शन करने में जॉइंट साफ सुथरा और अन्य प्लेट आदि के प्रयोग न होने की वजह से हल्का हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और वेल्ड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में हम वेल्डिंग के मानकों की चर्चा नहीं करेंगे। हम वेल्डिंग की प्रक्रिया को समझेंगे, उसकी उप प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनमें निहित तमाम पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिनके की आधार पर एक गुणवत्ता प्लान, क्वालिटी प्लान वेल्डिंग के लिए बनाया जा सके। तो इस चित्र में दिखाया गया है वेल्डिंग किस प्रकार से की जाती है। इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। और यहाँ पर ये दोनों मेंबर पिछले चित्र में दिखाए गए इस तरीके से नहीं जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी एज प्रिपरेशन की गई है ताकि ये जो वेल्डेड मटेरियल है ये ठीक तरीके से इस जॉइंट में बैठ सके। इसको हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस। और जब हम डिज़ाइन करते हैं वेल्ड को तो इस थ्रोट थिकनेस का बहुत महत्व होता है। ये एक और चित्र है जहाँ पर कि इन 2 प्लेटों को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से एज प्रिपरेशन करके यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ उसको जमा किया जाता है। ये मटेरियल आता कहाँ से है? ये मटेरियल आता है वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड से। और अंत में यह बट जॉइंट हमको मिलता है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार का जॉइंट इस लंबाई के अलोंग या इस डायरेक्शन के अलोंग हमें एक लंबा वेल्ड बनाना है तो हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी दिशा में उसको हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको लेकर के हमको बढ़ना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल धीरे धीरे जॉइंट में डिपॉजिट हो रहा है। ये बात वेल्डिंग करते समय अवश्य ध्यान में रखनी होती है। यह चित्र दिखा रहा है वेल्डिंग की ड्राइंग, जहाँ पर कि यह एक डिटेल है जो कि डिज़ाइनर ने साइट के लिए बना कर दिया है। इन दोनों प्लेटों में इस प्रकार की एज प्रिपरेशन की जाए, ये एंगल 80 डिग्री हो, ये एंगल 60 डिग्री हो, ये थिकनेस यहाँ पर, यह मोटाई 3 मिलीमीटर हो इत्यादि। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि हम धीरे धीरे जब इस
इलेक्ट्रोड को मूव करते हैं, उसको चलाते हैं यहाँ पर वेल्डिंग करते समय, तो इलेक्ट्रोड प्लेट की सतह पर वर्टिकल या लंब नहीं होना चाहिए, उसको एक एंगल रखकर ही चलाना चाहिए। अब वो 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है। अब कोई कहे कि 59 डिग्री अलाउड है या नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 71 डिग्री अलाउड है कि नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विभिन्न वेल्डर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने अनुसार कर लेते हैं। इस तरीके के जो नंबर्स दिए जाते हैं वो अंततः एक गाइडलाइन होती है। उद्देश्य ये होता है कि उस गाइडलाइन से जो वेल्ड बने वो हमारे मानकों पर खरा उतरे। ये वेल्डिंग का सिंबल है कि किस प्रकार से वेल्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल वेल्ड है, इधर भी है और इधर भी है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग के डायग्राम्स, वहाँ पर यूज़ होने वाले सिंबल्स की जानकारी भी आवश्यक है। ये सब वेल्डर की क्वालिफिकेशन में आता है। तो जब हम वेल्डिंग की गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि उससे जुड़े हुए सभी लोगों की शिक्षा, उनकी ट्रेनिंग, उसकी बात भी की जाए। और उस शिक्षा और प्रशिक्षण में इस प्रकार की बातें भी आती हैं कि उनको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, उनको यहाँ पर दिए गए गाइडेंस का महत्व समझना चाहिए। हमेशा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंततः डिज़ाइनर को यथासंभव गाइडेंस साइट को देनी चाहिए। यहाँ पर डिटेल दिखाया गया है एक फिलेट वेल्ड जॉइंट का, जहाँ पर कि हम इस प्रकार से लेग, रूट, फेस, टो और थ्रोट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन। इसमें होता क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि एक पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ये हमारा वर्क है, अर्थात यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ये दो केबल हैं, एक वर्क केबल है जो कि इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोड केबल है जो कि इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोड का वर्क अर्थात हमारी जॉब से, हमारे उस मेंबर से संपर्क में आते ही एक आर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि बिजली का सर्किट पूरा हो जाता है। वह आर्क यहाँ पर तापमान बढ़ाता है और तापमान बढ़ाने के साथ साथ इलेक्ट्रोड का मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड का मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोड की लंबाई छोटी होती जाती है। तो इस बात का ज्ञान कि इलेक्ट्रोड की लंबाई छोटी होती जाएगी, यह हमको इलेक्ट्रोड को मूव करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यह कलम की तरीके से नहीं है कि हम एक लाइन सीधे खींच सकते हैं। जब हम लाइन खींचेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कलम धीरे धीरे कागज़ के नज़दीक पहुंचता जाएगा, क्योंकि उस कलम की लंबाई छोटी होती जा रही है। यह एक वेल्डर के हुनर की बात होती है कि वह किस प्रकार से इस बात को अपने फीड की स्पीड में सम्मिलित करता है। यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन कि यहाँ पे कोर है और ये एक शीथ है। शीथ प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और यहाँ कोर का मटेरियल ही डिपॉजिट होकर एक तरीके से स्ट्रक्चर का अंग बनता है। अधिक जानकारी आपको किसी वेल्डिंग की किताब से अवश्य मिल जाएगी। तो जहाँ तक वेल्डिंग से लाभ के सवाल हैं, फिलर प्लेट, गसेट प्लेट, कनेक्टिंग एंगल आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि स्ट्रक्चर का समग्र वजन कम हो जाता है। वेल्डेड जोड़ रिवेटेड जोड़ की तुलना में अधिक कारगर या एफिशिएंट होते हैं। वेल्डेड जोड़ भारी दिखने वाले रिवेटेड या बोल्टेड जोड़ों की तुलना में बेहतर दिखते हैं और अधिक गति से कम शोर के साथ उनका निर्माण किया जा सकता है। रिवेटेड कनेक्शंस में विशेष रूप से बहुत ही शोर शराबा होता है। रिजिड जॉइंट, वेल्डिंग द्वारा रिजिड जॉइंट बनाए जा सकते हैं और बने हुए स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या जोड़ना आसान होता है। बने हुए स्ट्रक्चर अर्थात जो स्ट्रक्चर अभी विद्यमान है, उनमें अगर हमें कोई परिवर्तन करना हो या परिवर्धन करना हो, कोई जोड़ना हो, तो यह वेल्डिंग द्वारा अधिक आसान होता है। लेकिन इसके कुछ अलाभ या नुकसान भी होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग के दौरान असमान हीटिंग
और कूलिंग के कारण स्ट्रक्चर के भाग विकृत हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त बलों की उत्पत्ति हो सकती है। ये तो हमने देखा कि वेल्डिंग करते समय यहाँ पर तापमान बढ़ता है। जब तापमान बढ़ेगा तो ये निश्चित है कि उसका प्रभाव कुछ दूर तक आएगा। उसके बाद ये कूल करेगा। वेल्डिंग के बाद जो जॉइंट है वो अंततः रूम टेम्परेचर पर वातावरण के तापमान तक ठंडा हो जाएगा। ये जो साइकिल है कि तापमान बढ़ा और तापमान घटा, इस बात का वेल्डिंग से बहुत ही निकट संबंध है। सिविल इंजीनियरिंग में उतना नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई तरीके के पाइप में इस प्रकार की वेल्डिंग करते समय बहुत ही सतर्कता बरतनी होती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर तापमान के बढ़ते समय होने वाले एक्सपेंशन और कूलिंग होते समय कॉन्ट्रैक्शन को पहले से ध्यान में नहीं रखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर के भाग हैं, अर्थात जो मेंबर कनेक्ट किए जा रहे हैं, वो विकृत हो सकते हैं, वो डिफॉर्म हो सकते हैं और उससे एडिशनल स्ट्रेसेस, अतिरिक्त बल उत्पन्न होते हैं। वेल्डिंग के लिए कुशल श्रमिक और बिजली की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग हर एक कोई व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता है। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है और कुशल वेल्डर को ही वेल्डिंग करने की अनुमति होनी चाहिए। वेल्डिंग कनेक्शन में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी प्रावधान रख पाना मुश्किल होता है। जब हम इस प्रकार से वेल्ड कर देते हैं, तब यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का प्रावधान रखना मुश्किल होता है। जबकि अगर बोल्टेड कनेक्शन हो, जबकि प्लेट के आधार पर हो रहा है, तो वहाँ पर प्लेट रखते समय हम यहाँ पर एक गैप छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा, ये हाई स्कूल में रेलवे ट्रैक को लेकर एक प्रॉब्लम होती थी कि कितनी लंबाई रेलवे ट्रैक की है और अगर उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन इतना है तो कितना गैप यहाँ पर छोड़ना चाहिए। लेकिन वेल्डेड कनेक्शन में इस प्रकार की सोच थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन साथ ही एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा, वह है LWR। इसको पता करिए कि क्या होता है। रेलवे के संबंध में, रेलवे लाइन के संबंध में LWR क्या होता है और उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से कहाँ पर रखा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रिवेटिंग कार्य की तुलना में निरीक्षण अधिक कठिन और महंगा होता है। वेल्डिंग निरीक्षण के लिए भी एक्सपर्टीज या दक्षता होनी चाहिए। इस बात की चर्चा भी हम आगे की स्लाइड में करेंगे। इंटरनल एयर पॉकेट, स्लैग इंक्लूजन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन जैसे दोषों का पता लगाना मुश्किल होता है। होता क्या है कि जब हम वेल्ड करते हैं तो यहाँ पर कुछ मटेरियल डिपॉजिट करते हैं। जिस प्रकार से फैक्ट्री में बने हुए इस एंगल या कोई भी मेंबर हो, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। यह संभव नहीं होता है। बहुत कोशिश करने पर भी हम उसके निकट तो पहुँचते हैं, लेकिन शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये जितने डिफेक्ट्स हैं, ये सब यहाँ पर होने वाले डिफेक्ट्स हैं। कभी कभी यहाँ पर एयर पॉकेट ट्रैप हो जाते हैं। अगर यहाँ पर ये स्पेस कम है तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अर्थात ये जो सामग्री हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचती ही नहीं है। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ या दोष वेल्ड में आ जाते हैं, उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी परियोजना में हज़ारों जॉइंट्स होते हैं और यह आवश्यक है कि हमारी गुणवत्ता प्रणाली ऐसी हो, हमारा गुणवत्ता प्लान ऐसा हो कि उन हज़ारों में से एक भी जॉइंट दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण न हो। तो क्या हमें सभी जॉइंट्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए? क्या हमें जॉइंट्स की सैम्पलिंग करनी चाहिए? ये सभी बातें अनुबंध में लिखी जाती हैं कि किस प्रकार से जॉइंट्स का इंस्पेक्शन होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगा और उनकी एक्सेप्टेंस कब होगी, कब नहीं होगी, एक्सेप्टेंस न होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं वेल्डेड जोड़ों के प्रकार की ओर। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट कुछ कॉमन, सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले जॉइंट्स हैं जो कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। ये है बट जॉइंट,
यह है लैप जॉइंट, कॉर्नर, टी और एज जॉइंट। अब हम बट जॉइंट को अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो यह है स्ट्रेट, यह है सिंगल वी जिसका कि उदाहरण हमने पहले देखा था। यदि ये एज प्रिपरेशन सीधी न होकर ये यू के आकार में होगी तो हम इसको कहते हैं सिंगल यू। ये डबल वी भी हो सकता है, ये दोनों तरफ वी बना दिया जाए, डबल यू हो सकता है, सिंगल बेवल, डबल बेवल, सिंगल जे, डबल जे। ये कुछ प्रकार हैं जो कि बट जॉइंट के प्रकार कहे जा सकते हैं। तो आइए वेल्डिंग में चर्चा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मल्टीपल पास वेल्ड की। हमने देखा कि इस प्रकार दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अगर हमारी इस प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है तो हमको एक ही जगह पर इतना मटेरियल डिपॉजिट करने में बहुत समय लगेगा और इलेक्ट्रोड को वहाँ पर हमको काफ़ी देर तक रखना होगा। इससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका काट या इसके लिए हम करते क्या हैं, मल्टीपल पास वेल्ड। यहाँ पर स्प्लिट पास प्रोसीजर दिखाया गया है कि एक पास में हमने इतना मटेरियल डिपॉजिट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, इत्यादि करते करते हमने इस पूरे वेल्ड को भर दिया। यह दूसरा उदाहरण है जबकि हमको दोनों तरफ मटेरियल डिपॉजिट करना है। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे आए, 8, 9 नीचे किया, फिर 10 और 11 किया। तो किस प्रकार से पास होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे, ये नहीं कि हमने पूरा वेल्ड ऊपर का ख़त्म कर दिया फिर हम नीचे आए, उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से इन पासेस की प्लानिंग भी बहुत ही आवश्यक है डिटेल की नज़रिए से। अब कुछ उदाहरण हम दिखाते हैं आपको पाइपलाइंस में वेल्डिंग के। पाइपलाइन की वेल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग के दायरे में कम आती है और अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दायरे में आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेल्डर एक सर्कुलर पाइप को वेल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक चुनौती बढ़ गई है, वो ये है कि इलेक्ट्रोड की लंबाई तो कम होगी ही, साथ ही साथ ये सरफेस जिस पर कि मटेरियल डिपॉजिट किया जा रहा है वो भी सीधा नहीं है, उसका भी आकार एक कर्व में है। तो हमें अपनी इलेक्ट्रोड की लंबाई का कम होना और कर्वेचर के कारण अपने हाथ से जहाँ मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उस दूरी, ये दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं अपनी फीड तय करते समय। जब वेल्डर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो ये दोनों ही बातें उसको ध्यान में रखनी होती हैं अपनी गति निर्धारित करने के लिए। यह पाइप के अंदर की वेल्डिंग हो रही है, इंटरनल वेल्डिंग ऑफ पाइप्स, जो कि बड़े डायमीटर के पाइप में संभव होती है। ये ध्यान में रखिए कि इंडस्ट्रीज़, उद्योगों में तमाम तरीके के लिक्विड, गैस, प्रेशर के साथ बढ़े हुए तापमान पर, ठंडे तापमान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और उन पाइप के टुकड़ों को वेल्डिंग से ही जोड़ा जाता है। किस धातु को जोड़ने के लिए किस धातु के इलेक्ट्रोड के साथ साथ किस तापमान की आवश्यकता है, क्या हमको जो एजेस हैं उनको पहले से गर्म करने की आवश्यकता तो नहीं है, या वेल्डिंग के बाद उनको धीरे धीरे ठंडा करने की आवश्यकता तो नहीं है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और वेल्डिंग के क्वालिटी प्लान में यह सब बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं। विषम अवस्था में वेल्डिंग। अब ये वेल्डिंग हमको कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों चित्रों में वेल्डर को कितनी कठिनाई होगी पाइप को वेल्ड करने में। तो यद्यपि ये वेल्डर हो सकता है कि खड़े होकर बहुत ही अच्छी वेल्डिंग कर सके, लेकिन इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में यह वेल्डिंग उतनी अच्छी तरीके से ना कर सके। इसके लिए हमें वेल्डर परीक्षण करना होता है। वेल्डर का एक टेस्ट होता है, वेल्डर क्वालिफिकेशन। उसमें हम तरह तरह की पोजीशन में तरह तरह की इलेक्ट्रोड्स के साथ उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, ये वेल्डर इस पोजीशन में
इस मटेरियल के साथ जो वेल्ड बनाता है वह मान्य होते हैं। इस बात में भी तमाम मानकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी हमें बहुत ही विशेष वातावरण में वेल्डिंग करनी पड़ती है, जैसे अंडर वाटर। वहाँ पर वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है और इसलिए उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल होगा वो भी बिल्कुल भिन्न तरीके से किया जाना होगा। वेल्डिंग की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यह चित्र हम लगातार देखते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि यह वेल्ड अच्छा हो, उसमें त्रुटियां ना हो। हम चाहते हैं कि इस वेल्ड का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो ऐसा ना हो कि यह एक वीक लिंक बन जाए, यह हमारे इस भाग से और इस भाग से कमज़ोर हो। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वेल्ड को एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से, बिना उसको तोड़े, निरीक्षण कर सकें। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए तरह तरह के मेथड्स उपलब्ध हैं। एक मेथड जो कि सबसे आसान है वो है विजुअल इंस्पेक्शन, आँखों से देखना या कुछ छोटे मोटे औजारों को लेकर वेल्ड का निरीक्षण करना। वेल्ड का निरीक्षण करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंड हेल्ड मिरर, पॉकेट रूल, वेल्ड ग्रूव आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई विशेष उपकरण यूज नहीं होते। सबसे आसान तो है और शायद लागत के हिसाब से सबसे प्रभावी भी, किंतु इसके लिए निरीक्षक का अनुभवी होना आवश्यक है। दूसरा तरीका है रेडियोग्राफिक परीक्षण का, जिसमें कि वेल्ड की आंतरिक सुदृढ़ता निर्धारित करने के लिए एक्सरे या रेडियोग्राफिक आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी व्यापक रूप से स्वीकृत मेथड है, किंतु महंगा है। यह अनुबंध में लिखना होता है कि इतने किलोमीटर या इतने वेल्ड में से इतने वेल्डों की, 50 वेल्ड में से 5, 50 वेल्ड में से 1, 100 वेल्ड में से 10, जितना भी करना चाहें, उनकी रेडियोग्राफिक परीक्षण किया जाएगा। इस मेथड में लौह चुंबकीय धातुओं जैसे निकल और कोबाल्ट की सतह के पास त्रुटियों जैसे दरारें की पहचान करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। फिर है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, जिसमें कि जोड़ को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और डाई सॉल्यूशन को उस स्थान पर लगाया जाता है जो कि त्रुटि होने पर कैपिलरी क्रिया द्वारा उसमें रिस जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उस जॉइंट के अंदर कहीं डाई का रिसाव तो नहीं हुआ। अगर डाई का रिसाव पाया जाता है तो उस जॉइंट में दरार है, अगर डाई का रिसाव नहीं है तो वह जॉइंट दरार रहित है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि चुंबकीय पार्टिकल परीक्षण नहीं किया जा सकता। एक और तरीका होता है अल्ट्रासोनिक परीक्षण का। वेल्डिंग के जोड़ों में त्रुटियों को पता लगाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा सतह और उपसतह अर्थात सरफेस और सब सरफेस दोनों प्रकार की त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है और उन्हें मापा भी जा सकता है। हमने चर्चा की थी कि निरीक्षक जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए या उनकी पात्रता निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की गहन समझ और उसके परिणामों की व्याख्या में सक्षमता, वेल्ड सिंबल और जटिल फैब्रिकेशंस की समझ, विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग में सामान्य त्रुटियों या दोषों को पहचानने, उनसे बचने और उन्हें दूर करने के लिए उपलब्ध तरीकों की जानकारी, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी हैं एक कुशल वेल्ड इंस्पेक्टर के गुण। हमने वेल्डर क्वालिफिकेशन की चर्चा भी की थी। तो वेल्डर क्वालिफिकेशन करते समय वेल्डिंग की सामग्री, अवस्था अर्थात पोजीशन और मशीनों की जानकारी आवश्यक है। अनुभव भी एक वेल्डर क्वालिफिकेशन का अभिन्न अंग होता है और परीक्षण। यदि कोई वेल्डर एक इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट दिखाता भी है तो अक्सर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वेल्डर वास्तव में जिस प्रकार की वेल्डिंग आप चाहते हैं वो कर सके। उसके लिए साइट पर उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है और उसके बाद ही उसको वेल्डिंग की अनुमति होनी चाहिए। कुशल वेल्डर द्वारा किए गए वेल्डिंग जॉइंट्स का भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और उनका इवैल्यूएशन किया जाता है
और उसकी चर्चा अनुबंध में पर्याप्त रूप से होती है। जब हम ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, तब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हैं। इस स्थिति में वेल्डिंग करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विशेष सुझाव जो दिए जा सकते हैं इस प्रकार की वेल्डिंग करते समय, जिन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो है केबल के वजन मात्र को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि हम खड़े होकर वेल्डिंग कर रहे हैं तो हाथ और कलाई की थकान को कम करने के लिए केबल को कंधे पर लपेटा जा सकता है। शार्प एंगल में वेल्ड करने से बचें, क्योंकि बहुत अधिक कोण से आर्क भटक सकता है और कुछ बर्न मार्क्स आ सकते हैं। उपयुक्त हेलमेट अवश्य पहने, क्योंकि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये स्पार्क नहीं है, ये मोल्टन मेटल है जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। यही मोल्टन मेटल वहाँ पर डिपॉजिट भी हो रहा है। इस मोल्टन मेटल से जलने का बहुत खतरा होता है, इसलिए हेलमेट पहनना और तरह तरह के अन्य प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस पूरी चर्चा से आप समझ गए होंगे कि वेल्डिंग की गुणवत्ता से किस प्रकार की बातें जुड़ी हुई हैं। एक है प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, हम किस प्रकार का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। जोड़ों और सामग्री की तैयारी, और यदि आवश्यक हो तो सामग्री और जोड़ों को पहले से गर्म करना, जोड़ों की सफाई करना इत्यादि। उपकरण या मशीनों का चयन, वेल्ड की स्थिति या अवस्था, पोजीशन ऑफ वेल्डिंग, पर्यावरण क्या एनवायरनमेंट है। कुछ वेल्ड होते हैं जिसमें कि मटेरियल डिपॉजिट होने की साइट उस विशेष जगह पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वहाँ पर एक नाइट्रोजन का वातावरण विशेष रूप से क्रिएट किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना। वेल्डिंग के बाद जोड़ को ठंडा करने में यदि कोई विशेष प्रिकॉशंस लेने हैं तो उनका ध्यान रखना, और अंततः वेल्डर की योग्यता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण का तरीका एवं मात्रा, अर्थात कितने जॉइंट कैसे टेस्ट होंगे, इस बात को तय किया जाता है। साथ ही साथ वेल्ड किए जा रहे स्ट्रक्चर के महत्व, पिछला इतिहास आदि को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए बनता है हमारा वेल्डिंग का गुणवत्ता प्लान, क्वालिटी प्लान फॉर वेल्डिंग। जब हम किसी भी परियोजना में क्वालिटी प्लान बनाते हैं तो हर प्रक्रिया के लिए एक क्वालिटी प्लान बनाया जाना चाहिए। यदि वेल्डिंग एक प्रमुख प्रक्रिया है तो उसके तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्वालिटी प्लान बनाना होगा। अपनी चर्चा समाप्त करने से पहले मैं आपको ये 2 फोटो अवश्य दिखाना चाहता हूँ रोबोटिक वेल्डिंग की। इससे गुणवत्ता में स्थिरता अर्थात कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कार्य में अधिक गति और सामग्री संरक्षण या बचाव, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इन सब बातों को हम अचीव कर सकते हैं यदि हम रोबोटिक वेल्डिंग कर सकें, मशीन द्वारा वेल्डिंग कर सकें, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और अंत में कुछ प्रश्न हैं जिन पर कि आप स्वयं विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। निर्माण के क्षेत्र में वेल्डिंग कहाँ कहाँ देखी जाती है? वेल्डिंग की आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कुछ विधियाँ क्या हैं? किस प्रकार की वेल्डिंग होती है? वेल्डिंग के लिए दिए गए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तरीकों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। हम लोगों ने विजुअल, रेडियोग्राफिक, मैग्नेटिक पार्टिकल, लिक्विड पेनिट्रेशन, अल्ट्रासोनिक तमाम चर्चा की, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा एकत्र करें। वेल्डिंग से जुड़े कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पढ़ें। वर्टिकल वेल्डिंग गुणवत्ता नियंत्रण के लिए क्या विशेष सुझाव या बातें हो सकती हैं? ओवरहेड के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी। वर्टिकल वेल्डिंग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? वेल्डर की योग्यता या पात्रता के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें। हमने वेल्डर क्वालिफिकेशन की बात की, उसके क्या मानक हैं उनके बारे में आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं, और वेल्डिंग की गुणवत्ता प्लान का अध्ययन करें। इसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, और यहाँ पर कुछ उपयोगी लिंक दिए हुए हैं जिनसे कि आपको वेल्डिंग के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। अगले लेक्चर में हम गुणवत्ता से ही जुड़े किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।